अब देखो, अगर आईएएस के मेन पिलर्स की बात की जाए तो आपका पहला है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमी। उसके हमने मोस्ट ऑफ सारे कर लिए। एक जो रहता है वो है गवर्नमेंट स्कीम्स, वो डेली डेली करते जाना, और जब भी एग्जाम हो तो उससे पहले एक बार हम रिवाइज कर लेंगे। दूसरा सबसे ज्यादा आता है इन्वायरमेंट से। उसके बाद में तीसरा जो है वो आता है पॉलिटी से। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, बात एक ही, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन आते हैं आपके ज्योग्राफी से। उसके बाद क्वेश्चन आते हैं आपके हिस्ट्री से। तो ये आपके मेन चार चार पिलर मान लो आप। इकोनॉमी का जो है इन्वायरमेंट में मिक्स होता है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमिक, ये चार पिलर होते हैं। अगर कोई बंदा इन इन चार सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कर ले तो वो पेपर क्लियर कर सकता है। तो ये सिप्रा आपके पांचों हो गए हैं ना। अब यस जो सर। अब जो क्वेश्चन आते हैं साइंस से रिलेटेड, वो मैं आज आपको कराऊंगा। फिर आपका सिप्रा कंप्लीट हो जाएगा जीके का। फिर आप रिवीजन करी जाना और प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट दिए जाना, पेपर क्लियर हो जाएगा। ओके सर। तो आज हम देखो साइंस के क्वेश्चंस की बात करेंगे। अब जो है साइंस के क्वेश्चन को मैं तीन तरह से डील करूंगा। पहला मैं डील करूंगा नेचर से, दूसरा मैं डील करूंगा ह्यूमन बॉडी से और प्लांट से। ह्यूमन बॉडी और प्लांट बॉडी, ये दूसरा हो गया। और तीसरा जो मैं डील करूंगा वो डील करूंगा साइंस से रिलेटेड, मतलब प्योर साइंस। और चौथा मैं डील करूंगा टेक्नोलॉजी। इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन जाएगा नहीं, सारे क्वेश्चन आपको इसी से आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए। थर्ड वाला क्या है? केमिकल, केमिस्ट्री मतलब? हाँ जी, हाँ जी, जिसमें आपका केमिस्ट्री आ जाएगी और थोड़ी बहुत केमिकल। फिजिक्स आ जाएगी। हाँ, ओके। पर उतना डीप में नहीं आता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आईएएस में नेचर से और टेक्नोलॉजी से आते हैं। अब नेचर से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको, जैसे पिछले साल ही आईएएस में क्वेश्चन आया था, पहला क्वेश्चन कि जब क्लाउड होते हैं तो गर्मी क्यों होती है ज्यादा, ये क्वेश्चन था। और चार ऑप्शन दिए हुए थे। आपको क्या इसका आंसर पता है? जब क्लाउड होते हैं तो गर्मी क्यों ज्यादा हो जाती है? ओके प्रभजोत, थोड़ी आवाज नहीं आई, फिर से बोलें। सर वो इंफ्रारेड रेज को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो सर आवाज आ रही है? हाँ जी, आप आ रही है। ठीक है। अब देखो, जब क्लाउड होता है बादलों में तो क्या होता है कि दिन भर क्या होता है, सन से हीट आती है और वो अर्थ उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन जब बादल हो जाते हैं तो शाम के टाइम में ये हीट जो है वापस जाती है एटमॉस्फेयर में, इमिट होती है। तो जब बादल होते हैं 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पे, तो वो जो हीट है वो बादल उसको एटमॉस्फेयर में नहीं जाने देते। तो ये हीट होती है वो अर्थ और बादलों के बीच में, क्लाउड्स के बीच में फंस जाती है। इससे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और हमें गर्मी ज़्यादा लगती है। ये इसका आंसर था। तो ये पहला क्वेश्चन समझ लग गया। यस सर। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, जो नेचर से आते हैं। आईएएस में बहुत बार रेनबो का क्वेश्चन देखा गया। रेनबो से क्वेश्चन आता ही आता है आईएएस। जैसे हमें पता है रेनबो बनता है, और जब रेनबो बनता है तो आपका ये बनता है रॉय जी की बीवी। रॉय जी की बीवी, ये जो है रेनबो में 7 कलर होते हैं,
और नीचे से पढ़ो तो बिब्योर बनता है, BIBGY, ऊपर से पढ़ो तो रॉय जी की बीवी। यहाँ पे रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है। अभी IAS में रिसेंटली क्वेश्चन आया था कि रेनबो कब बनता है, तो रेनबो जब बनता है क्या होता है, जो आसमान में पानी की बूंदें होती हैं वो एक मिरर का काम करने लगती है, और जैसे ही इस पर सनलाइट पड़ती है तो ये एक प्रिज्म की तरह काम करने लगती है, और जैसे ही इस पर सनलाइट पड़ती है तो इसको 7 कलर में, इसको ये जो है 7 कलर में बढ़ जाता है। वो 7 कलर होते हैं रॉय जी की बीवी, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। तो इस तरह से होता है। तो इसमें कौन कौन सी फिनोमिना होती है, एक तो होती है आपकी रिफ्रैक्शन, ये फिनोमिना पूछी थी उसने, रिफ्रैक्शन होती है, दूसरी रिफ्लेक्शन होती है, तीसरी TIR होती है। TIR क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसकी वजह से प्रिज्म की तरह काम करने लगता है और वो जो रे होती हैं वो 7 कलर में विभक्त हो जाती हैं, मतलब 7 कलर दिखाती हैं। तो इस तरह से रेनबो का ये क्वेश्चन आया था। हमें पता लग गया रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए जो आपका रेड कलर है वो शाम के समय और सुबह के समय जो सन होता है वो हमें रेड कलर का दिखता है, क्योंकि इतनी दूरी से हमें जब ये सन होता है, जैसे ये हमारी अर्थ है और ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो ईस्ट में जो है होता है सुबह को सन और शाम को वेस्ट में होता है। तो हमारी जो आंखों की जो रोशनी है, हमारी आंखों से जो दूरी है वो सबसे ज़्यादा होती है सुबह और शाम को। तो मॉर्निंग और इवनिंग में हमें केवल रेड कलर ही दिखता है, इसीलिए जो है सुबह और शाम को सन हमें रेड कलर का दिखता है। तो ये क्वेश्चन आता है। दूसरा आता है कि इसी से क्वेश्चन, जैसे ये पानी की बूंदें थी, हमने देखा कि अभी प्रिज्म का काम करने लगी थी, लेकिन आसमान में क्या होता है, ये पानी की बूंदें ऑटोमेटिकली एक प्लस चार्ज जाती है, एक माइनस चार्ज जाती है। तो जब ये प्लस और माइनस आपस में टकराती हैं तो इससे बिजली जनरेट होती है आसमान में, और जो बिजली जनरेट होती है उसी को हम बोलते हैं थंडरबोल्ट। तो उसमें क्या होता है कि हमें लाइट पहले दिखाई देती है और आवाज बाद में आती है। तो इसका रीजन क्या है, ये क्वेश्चन आएगा। क्यों है ये, क्या है इसका आंसर, कि लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है। ये हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और साउंड की स्पीड केवल 332 मीटर पर सेकंड होती है। मतलब साउंड एक सेकंड में 332 मीटर चलती है, जबकि एक सेकंड में लाइट 3 × 10⁸ मीटर, करीब करीब 30 करोड़ मीटर चल जाती है। इसीलिए हमें लाइट पहले दिखाई देती है और साउंड बाद में आती है। यही आंसर फायर क्रैकर्स के बीच में भी होगा, पटाखों के बीच में। जब भी हम पटाखे चलाते हैं, रॉकेट चलाते हैं, तो हमें लाइट पहले दिखती है और आवाज बाद में आती है। उसका भी आंसर यही है। अब इसी में एक क्वेश्चन आया था कि दिन और रात क्यों होते हैं, इसका आंसर क्या है। वाई डे एंड नाइट, क्योंकि जो है सन है जो आपका वो पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है, ईस्ट टू वेस्ट, लेकिन जो अर्थ है आपकी वो क्या है, अर्थ आपकी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। इसीलिए ये एक दूसरे के अपोजिट घूमते हैं, इसीलिए दिन और रात होता है। जब आधे समय क्या होता है, आधे टाइम तो दिन होता है, आधे टाइम रात होती है। तो ये अर्थ के घूमने की वजह से होती है, वो एक दूसरे के अपोजिट घूम रहे हैं। सन ईस्ट टू वेस्ट घूमता है जबकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। तो ये जो है मेन रीजन है आपके डे और नाइट होने के। और ऐसे ही एक बार उन्होंने फिर ये क्वेश्चन घुमा के पूछा था, उसमें पूछा था कि ये सीजन, मौसम क्यों बदलता है, सीजन क्यों होते हैं, गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, कभी बरसात। तो ये इसका रीजन भी क्या है, अर्थ का रोटेशन है। जो सीजनल होता है वो अर्थ का रोटेशन की वजह से ही होता है और विंड के मूवमेंट की वजह से। तो ये आंसर एक ही है। तो ये समझ लगी है। Yes, sir. अब अगला क्वेश्चन करते हैं कि आसमान हमें नीला क्यों दिखाई देता है, ये क्वेश्चन आता है।
तो एक बात तो हमें यहाँ से वेव से पता लग रही है क्लियरली कि वेव जो लेंथ है, वेव लेंथ है, वो सबसे कम जो है ब्लू वॉयलेट कलर की होती है। तो आसमान हमसे इतनी दूर है फिर भी हमें ये दिखता है क्लियरली। ये दिखता है हमें रिफ्लेक्शन की वजह से। ये हमें क्यों दिखता है? रिफ्लेक्शन की वजह से, क्योंकि बिकॉज जो है जी, 70 वाटर का रिफ्लेक्शन होता है और अर्थ में 75% वाटर है। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे ओशियंस हैं वहाँ पे पानी पानी है, उनका जो रिफ्लेक्शन है उसकी वजह से हमें आसमान नीला दिखाई देता है। अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो ये हमें सब काला काला दिखाई देगा, ब्लैक कलर का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आया था, ये भी हमने कर लिया। अभी क्वेश्चन कर लो, फिर मैं आपको कट्ठे जो है क्वेश्चन दूंगा, वो आप अपने से करें। चलो, उसके बाद एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन आता है टाइड का क्वेश्चन आता है, जो है समुद्र में जो इसको बोलते हैं ज्वार और भाटा। समुद्र में ज्वार और भाटा होता है। तो हमें पता है कि 15 दिन तक समुद्र का पानी नीचे की तरफ जाता है, फिर ऊपर आता है। ये होता है अर्थ के रोटेशन की वजह से। तो इसको बोलते हैं सोलर एक्लिप्स और मून एक्लिप्स, मतलब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में आपने सुना होगा। तो पता है आपको सूर्य ग्रहण कब होता है? जब अर्थ, मून और सन एक ही रो में होते हैं। अर्थ, मून और सन एक ही रो में होते हैं। ये कौन सा है? ये ये सोलर एक्लिप्स। अच्छा, मून एक्लिप्स का बताओ। और जब अर्थ बीच में आता है तो लूनर। अब देखो क्लियरली एक बात समझते हैं कि सोलर एक्लिप्स होता क्या है। जब जमीन पे अंधेरा हो जाता है, तो जमीन पे जब अंधेरा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, सन के बीच में कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, जिससे कि सन की जो रोशनी है वो अर्थ पे ना पहुंचे। तो सिंपल सी बात है कि सोलर एक्लिप्स हो गया। बाकी दूसरे में क्या होगा, अर्थ से हमें मून पे नहीं दिखेगा, तो वो मून जो आपका मून एक्लिप्स हो जाएगा। ठीक है, यस। हाँ, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस पे आ जाता है क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, वो भी नेचर से रिलेटेड करते हैं। अभी हम सब नेचर का करेंगे पहले। ये ट्रिक है, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। ठीक है, सबसे पहले आती है ट्रोपोस्फियर, फिर आती है स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। ये लेयर है जो अर्थ से जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो पड़ती। जो आपकी ये है आपकी पहली स्ट्रेटोस्फियर, और ये ट्रस्टो ये वाली स्ट्रेटोस्फियर। यहाँ पे आपको बादल मिलेंगे देखने को। ये यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। उसके बाद मीजोस्फीयर होता है 50 किलोमीटर तक, थर्मोस्फीयर 200, फिर एक्सोस्फीयर। यहाँ पे आइंस की फॉर्म में पार्टिकल होते हैं। तो ये आप ये 5 लेयर के बारे में आप इनका ऑर्डर याद कर लो। ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। तो ये हर लेयर से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहली का नाम क्या है? ट्रोपोस्फेयर। कौन सा? ट्रोपोस्फेयर। बिल्कुल, ट्रोपोस्फियर। दूसरा स्ट्रेटोस्फियर, जहाँ बादल होते हैं। और यहाँ पे ट्रोपो में आपका ये होता है आपका इन्वायरमेंट। स्ट्रेटोस्फियर। तो हमारे लिए ये दो ही इंपॉर्टेंट है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ट्रोपो और स्ट्रेटो।
ट्रोपो में आपका वायुमंडल होता है, इन्वायरमेंट होता है, और जैसा कि इन्वायरमेंट हमारे चारों तरफ के वातावरण को इन्वायरमेंट कहते हैं। और ये दो कंपाउंड से बना होता है, एक आपका होता है बायोटिक, एक होता है अबायोटिक। बायोटिक जिनमें लाइफ होती है, अबायोटिक जिनमें लाइफ नहीं होती है, नॉन लाइफ। लाइफ किस में होती है? जैसे ह्यूमंस में लाइफ होती है, प्लांट्स में लाइफ होती है। नॉन लाइफ कौन कौन से होते हैं? जैसे माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, तो ये जो है नॉन लाइफ होते हैं। तो इन दो कंपोनेंट से मिलकर एनवायरनमेंट बना होता है, बायोटिक और अबायोटिक। तो ये एनवायरनमेंट से भी क्वेश्चन नेचर में ही आते हैं, ये भी इससे आते हैं, तो ये साइंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चल अगले पे चलते हैं। तो अभी हमने किए क्वेश्चन एनवायरनमेंट, और इसमें हमने किया बायोटिक और अबायोटिक में। अब नॉर्मल क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, जैसे कि गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, सर्दियों में क्यों नहीं? आंसर, गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, सर्दियों में क्यों नहीं? क्या आएगा आंसर? वो तो विंड्स की वजह से, हाँ जी, ये भी आंसर, नेचर ऑफ विंड। हाँ ये भी आंसर हो सकता है। और गर्मियों में कपड़े क्यों जल्दी सूख जाते हैं? क्योंकि जो विंड होती है उसमें जो है, जो टेम्परेचर मॉइस्चर। होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी की जो मात्रा होती है वो कम होती है गर्मियों। इसका टेक्निकल आंसर हमें चाहिए, तो टेक्निकल आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमिडिटी की वजह से। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी आ जाता है पेपर में कि ह्यूमिडिटी क्या होती है? हवा में नमी की मात्रा को ह्यूमिडिटी कहते हैं। हवा में नमी की मात्रा को ह्यूमिडिटी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द विंड इट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो जो है ह्यूमिड, आप देखोगे गर्मियों में हवा जो चल रही होती है कितनी ड्राई होती है, सूखी हवा चल रही होती है, गरम गरम हमें लगती है, तो इसलिए जल्दी सूख जाते हैं। या ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि शाम के समय कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं? तो शाम को इस टाइम भी जो है हवा बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। या उल्टा आ सकता है कि सर्दियों में कपड़े देर से क्यों सूखते हैं? इसी में एक क्वेश्चन आता है कि गर्मियों में लोग वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में ब्लैक कलर के, ऐसा क्यों? तो ये क्वेश्चन जो है रेडिएशन से है। रेडिएशन से क्या मतलब हुआ कि जो व्हाइट कलर होता है उस पर जब भी कोई रे पड़ती है तो वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन एक ब्लैक बॉडी होती है, वो सन रे को एब्जॉर्ब करती है और अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेती है। तो जो है इसीलिए हमें गर्मियों में जो है वाइट कपड़े पहनते हैं, क्योंकि हीट जो है कपड़ा हमारा एब्जॉर्ब ना करे, और वो जितनी भी हीट एब्जॉर्ब करे सबकी सब रिफ्लेक्ट हो जाए। लेकिन जो ब्लैक कपड़ा होता है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको अभी हम जो है आइस के केस में पढ़ेंगे। जैसे कि जैसे मान लो कि जैसे कि मैं मान लो अभी ब्लू टी शर्ट पहना हुआ हूँ, तो आपको पता है ये ब्लू टी शर्ट क्यों दिख रही है ब्लू कलर की? क्योंकि इस कपड़े ने केवल ब्लू कलर एब्जॉर्ब किया है, बाकी सारे कलर इमिट कर दिए, इसीलिए हमें ये ब्लू कलर की दिखाई दे रही है। तो ये रीजन होता है इसका, ये हम पढ़ेंगे आज जब आइस पढ़ेंगे तब डिटेल में। अभी बस इतना समझते हैं, कोई भी चीज जो भी कलर अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, या जो भी कलर की रे अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए वो चीज हमें उस कलर की दिखाई देती है। लेकिन जो ब्लैक बॉडी होती है वो सारे कलर एब्जॉर्ब कर लेती है, लाल हरा नीला पीला, सब सब कुछ, इसीलिए वो ब्लैक कलर की दिखती है। इसीलिए जो सन है, सन भी क्या है? एक ब्लैक बॉडी है।
सन क्या है, ब्लैक बॉडी है, या सन को हम बोलते हैं स्टार बोलते हैं। तो सन क्या है, एक ब्लैक बॉडी है। सन अपने अंदर हर तरह की रे ऑब्जर्व कर लेता है। तो सन एक ब्लैक बॉडी है, इसे आप स्टार भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जो कि नेचर से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो क्लाउड्स का क्वेश्चन आता है, बादल का, रेनबो का क्वेश्चन आता है, डे का आता है कि ये दिन और रात क्यों होते हैं, सीजन का आता है क्यों होता है। अभी जैसे हम यहाँ कर रहे थे ये वाला ह्यूमिडिटी वाला, तो हमें समझ लग गया था ह्यूमिडिटी का, कि हवा में नमी की मात्रा को ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो हम यहाँ पे काफी बार विंड की बात की थी। तो कभी कभी होता है कि यार एयर मीन्स भी हवा होती है, विंड मीन्स भी हवा होती है। तो मतलब क्या है, दोनों में अंतर क्या है? जो विंड होती है वो आपकी स्पीड में होती है, जब हवा की स्पीड ज्यादा हो जाती है तो उसे विंड कहने लगते हैं। यही जो विंड होती है जो बारिश कराती है, ये दिन के टाइम पे समुंदर से पानी भाप बन के उठता है, ये ऊपर की तरफ जाता है, फिर ये जाके माउंटेन से टकराता है, माउंटेन से टकरा के ठंडा होकर नीचे की तरफ बारिश कराता है। यही पानी फिर समुंदर में नदियों से बहते हुए समुंदर में चला जाता है, फिर भाप बन के उड़ता है, फिर इसको वाटर साइकिल बोलते हैं। वाटर साइकिल से भी क्वेश्चन आते हैं। ये बचपन वाली बातें हमें सब पता होती हैं, वाटर साइकिल। अब इसी में आप जो है इन्वायरमेंट से लेके बात कर सकते हैं CO2 की। CO2 क्या है, वो भी एक कार्बन मॉलिक्यूल से बना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसमें ये डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है ऑक्सीजन। तो डबल बॉन्ड क्या होता है, एक वीक बॉन्ड होता है, इसे पाई बॉन्ड भी बोलते हैं। ये अपने आप को सिंगल बॉन्ड में करना चाहता है। तो ये क्या करता है, अपने अंदर हीट लेके, सन हीट लेके, और इसको ट्रिपल कर देता है, खुद जो है निगेटिव, खुद जो है पॉजिटिव हो जाता है और इसको जो है निगेटिव कर देता है। तो ये पूरी साइकिल जो है डिसबैलेंस हो जाती है। ये डिसबैलेंस क्यों हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन एक निगेटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करता। कार्बन एक पॉजिटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर निगेटिव आ जाता है, वो बर्दाश्त नहीं करता। फिर ये अपना, फिर इसको दे देता है, इस बार ये इसको दे देता है। तो पूरे दिन ना यही प्रोसेस चलती रहती है एटमॉस्फेयर में। कार्बन के साथ में ऑक्सीजन अपना एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, एक ले लेता है। पूरे दिन ये साइकिल चलती रहती है। और इसका मतलब क्या हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एटमॉस्फेयर से हीट ट्रैप करती है। और जब ये हीट ट्रैप कर लेती है तो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है जो बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग दो ही चीजों से खत्म हो सकती है। नंबर एक, कि हम ट्री लगाएं, क्योंकि पेड़ पौधे लगाए जाएंगे तो पेड़ पौधों का जो भोजन है वो बनता है, उनके कार्बन डाइऑक्साइड की उन्हें जरूरत पड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं और पानी की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की मदद से वो अपना भोजन बनाते हैं। तो जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे उतनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, क्योंकि पेड़ लगाएंगे तो वो हीट जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का कोई यूज ही नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई गैस भी बोलते हैं, ड्राई गैस, ड्राई आइस, सूखी बर्फ। क्योंकि जो आग बुझाने के काम आती है CO2 गैस, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में आप देखे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर जगह जगह रखे हुए बैंक्स में और बड़े बड़े मॉल्स में, लाल रंग के डिब्बे से। तो जो CO2 गैस होती है वो ड्राई आइस के फॉर्म में जानी जाती है। तो भाई कितनी आग बुझाओगे, क्यों बुझाओगे? इसका तो कोई रोल नहीं है कि CO2 ले जाके आग बुझाते रहो। जैसा कि अभी देख रहे हैं कि कोरोना टाइम पे सबको ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है हमें। CO2 की हमें जरूरत केवल आग बुझाने के टाइम पे पड़ती है और कुछ इंडस्ट्री प्रोसेस में पड़ती है, बाकी कहीं नहीं। लेकिन एटमॉस्फेयर में CO2 दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। ये मॉलिक्यूल जो है हीट एटमॉस्फेयर से ट्रैप कर लेते हैं और ये फिर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देते हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग पे इस तरह से थोड़ा टेक्निकल करके साइंस में क्वेश्चन आ सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के नुकसान हमें पता ही है। जो हमारे माउंटेन्स हैं बड़े बड़े, वहाँ से ये बर्फ पिघल रही है, पिघलने के बाद में जो है ये नदियों का और ओशियन का वाटर लेवल बढ़ रहा है। तो इससे भविष्य में आने वाले 15, 20, 30, 40, 50 सालों में जो समुंदर के पास आइलैंड है
वो डूबना शुरू हो जाएंगे। इंडिया का तो काफ़ी हिस्सा जैसे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, और ये मुंबई है, और ये वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, और जो जैसे न्यूजीलैंड है, ये सब डूब जाएंगे। क्योंकि अभी जो है वैज्ञानिकों ने, नासा ने खोज की थी कि जैसे अभी तक हमें पता है कि हमारे पास में जो है 7 कॉन्टिनेंट है। एक एशिया, उसके बाद में अफ्रीका, उसके बाद में यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और ऑस्ट्रेलिया, और अंटार्कटिका। लेकिन उन्होंने कहा न्यूजीलैंड के अंदर एक कॉन्टिनेंट है, वो समुद्र के नीचे डूबा हुआ है। इसका मतलब, इसका नाम उन्होंने रखा इंडियाना कॉन्टिनेंट, इंडियाना उसका नाम रखा है। नासा ने अभी उसके 2 महीने पहले ही खोज की थी, कोरोना से पहले, ये जनवरी फरवरी की बात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे जहाँ पे आज हमें पानी पानी दिख रहा है, आज से लाखों साल पहले वहाँ पे पानी नहीं होता होगा, वो सब डूब गए हैं अभी। ये जो है पानी का आइस को पिघल के, और अभी जैसे पिघल रहा है तो उससे वाटर लेवल बढ़ रहा है। हर 10 साल में समुद्र का जो वाटर लेवल है वो जो है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऊपर आ जाता है, और ऐसे ही बढ़ता रहा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही, तो फिर जो है ये सब कुछ जो है नुकसान होने जाए। जैसे कोरोना का देखो, अभी कोरोना सबसे ज्यादा कहाँ पे अफेक्ट कर रहा है, जो टायर 1 सिटी है। कोरोना सबसे ज्यादा कहाँ पे अफेक्ट कर रहा है, टायर 1 सिटी में। टायर 1 सिटी का बोले तो महानगर, जैसे मुंबई, दिल्ली, कानपुर, लुधियाना, हरिद्वार, उत्तराखंड, मतलब हर स्टेट की राजधानी महानगर होती है। जैसे कि अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो श्रीनगर ले लो, उत्तराखंड की बात करूं तो देहरादून ले लो, पंजाब की बात करूं तो चंडीगढ़ ले लो, या कुछ बड़े शहर ले लो जैसे लुधियाना या अमृतसर, या फिर यूपी की बात करें तो आगरा ले लो, कानपुर ले लो, लखनऊ ले लो। तो ये टायर 1 सिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। टायर 1 सिटी की प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि वहाँ पे हमने घर बना लिए, वहाँ पे हमने हाउस बन गए, सड़कें पक्की हो गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गई, ट्री का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। कहीं कभार 2-4 पेड़ लगा दिए, वो भी छोटे छोटे से, जिसको हम पेड़ नहीं कहेंगे, प्लांट्स नहीं, जो हम उनको ट्री नहीं कहेंगे, उनको पौधे कहेंगे, प्लांट्स कह सकते हैं, उनको ट्री नहीं कह सकते। वो तो कभी कहीं पे है ही नहीं। इसकी वजह से ऑक्सीजन की वहाँ पे बहुत बड़ी किल्लत है। और ये प्रॉब्लम किसकी है? लंग्स की। ये लंग्स को निमोनिया हो जाता है। जब लंग्स में सूजन आ जाती है, अच्छे हमारे फेफड़े पहले ही नहीं है, या हम स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट बीड़ी, और हमने अपने फेफड़े खराब कर रखे हैं। टायर 1। उसके बाद अभी वेव 2 आई। इंडिया, हम सब इंडिया की बात कर रहे हैं। अभी वेव 2 आई जो अभी चल रही है। अब ये क्या हुआ, टायर 1 में तो पहले ही था, ये टायर 2 में भी आ गया। टायर 2 में उतना ज्यादा नुकसान नहीं कर रहा है, लेकिन टायर 2 में भी लोगों को अच्छा खासा नुकसान कर रहा है। लेकिन टायर 2 तक आते आते टायर 1 का ये हालत हो गया कि उन लोगों के बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल ही घट गया, तो टायर 2 में ये आ गया। अब अगर अब की बार जो लेवल आएगा वो कहाँ जाएगा? टायर 3 सिटी में। टायर 3 सिटी में। तो मैंने अभी बताया टायर 1 सिटी है, टायर 1 क्या है? महानगर है। टायर 2 सिटी क्या है? जिसको मैं डिस्ट्रिक्ट बोल सकता हूँ। जैसा कि हम इंडिया का जो है नोमेनक्लेचर जानते हैं कि सबसे पहले कंट्री होती है, कंट्री मिलके बनी होती है स्टेट से, स्टेट मिलके बनी होती है डिस्ट्रिक्ट से, और डिस्ट्रिक्ट मिलके बनी होती है तहसील से, और तहसील मिलके बनी होती है ब्लॉक से, और ब्लॉक मिलके बनी होती है विलेज से। तो ये इंडिया का नोमेनक्लेचर है, अगर आपको क्लियरली डिफाइन हो तो पहले तो इंडिया में घुसा, कंट्री अफेक्ट हुई, और कंट्री के बाद में स्टेट में घुसा, और स्टेट के पहले महानगर में गया, जिसको मैं बात कर रहा हूँ टायर 1 सिटी। अब डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गया है, अच्छी खासी इसकी पेनिट्रेशन डिस्ट्रिक्ट में घुस गई है, जिसको हम टायर 2 सिटी बोल सकते हैं। अब जो सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं वो अभी भी तहसील में नहीं पहुंचे हैं। ये चीज ध्यान से देखना कि ये अभी भी तहसील में नहीं पहुंचे हैं, बहुत अच्छा पीनेट्रेशन इसका नहीं है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट ऐसी कोई भी नहीं है जो अफेक्ट ना हो। आप जो है कोई भी डिस्ट्रिक्ट उठा के देख लो, अभी भी मरीज डिस्ट्रिक्ट में ही मिल रहे हैं, चाहे जलंधर लो, या लुधियाना लो, या कपूरथला लो, या फिर हरिद्वार लो, देहरादून लो,
या कोई भी लो, वो डिस्ट्रिक्ट में ये पिनेट्रेशन कर गया टायर 2 में, और अब की बार जो वेव आएगी वो टायर 3 सिटी में पिनेट्रेट करेगी, जिसको हम बोलते हैं तहसील। तहसीलों में जाएगी, तहसील के बाद में टायर 4 में आ जाएंगे, यहाँ पे ब्लॉक में एंटर करेगी, और ब्लॉक के बाद में इसका अगर नहीं ये खत्म हुआ तो ये विलेज के अंदर पिनेट्रेट कर जाएगी। तो ये जो है आप जो है अच्छे खासा इस पर लिख सकते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का पता लग गया, ये सब कुछ टेम्परेचर की वजह से होता है। तो ये भी जो है नेचर में आता है, नेचर की वजह से इसका होता है। अभी जो है एक क्वेश्चन पिछले साल आया था, शायद 2019 में आया था, 2020 में नहीं 2019 में आया था, कि जैसे जो लड़कियां जो है क्रीम लगाती हैं जो है, और लड़कियों को क्या, जैसे हम लोग भी साबुन से नहाते हैं, तो जो हम साबुन से नहाते हैं तो साबुन के अंदर में आप देखेंगे कुछ पार्टिकल होते हैं जिन्हें बोलते हैं माइक्रोबीड। आप कभी भी देखना बाथरूम के अंदर जब हम नहाते हैं तो साबुन के ऊपर ना सफेद सफेद कलर के साबुन के पार्टिकल होते हैं जिसे बोलते हैं माइक्रोबीड। और ये जो माइक्रोबीड होते हैं, ये जो माइक्रोबीड होते हैं ये पानी में घुलते नहीं है, तो फिर ये क्या है, नाली में जाते हैं, नाली से नहरों से होके नदियों में चले जाते हैं, नदियों से समुद्र में चले जाते हैं। कमाल की बात है कि अभी भी घुल नहीं रहे, ये जो है पानी में अभी भी नहीं घुले। और जब ये समुद्र में जाते हैं फिर जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो इसको खा लेते हैं, और उसकी वजह से पूरा का पूरा इकोसिस्टम खराब हो रहा है। मछलियां मर रही हैं, जो समुद्री जीव जंतु हैं, एक्वेटिक एनिमल वो मर रहे हैं, ये सब माइक्रोबीड से हो रहा है। इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन। या फिर ये जो है क्वेश्चन ऐसे आया था कि जो डिटर्जेंट होते हैं, सोप होते हैं, और जो सबसे ज्यादा जो है कॉस्मेटिक क्रीम होती है, जो कॉस्मेटिक क्रीम होती हैं उनसे सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। जो कॉस्मेटिक क्रीम होते हैं उसमें बहुत सारे माइक्रोबीड प्लास्टिक पार्टिकल होते हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं, और उनसे जो है होता है। तो अभी जो है एक जो क्वेश्चन आया था 1-2 साल हो गया, उसमें आया था कि सबसे पहली कंट्री कौन सी है जिसने इसको बैन किया था। तो इसमें जो है इसमें कंट्री का नाम जो है आता है, तो अभी जैसे थोड़े दिन पहले इसको न्यूजीलैंड ने बैन कर दिया था, इस तरह से। तो हर कंट्री इसको बैन कर रही है, तो उसमें कंट्री का शायद नाम भी आया था पेपर में। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है नेचर से रिलेटेड आ जाते हैं, कि आपके जो एक्वेटिक पूरे के पूरे इकोसिस्टम को खराब कर रहे हैं। और अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सबसे स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम कौन सा है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम जो है आपका ओशियन है। सबसे स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं और सबसे बैलेंस कह सकते हैं। जो सबसे बैलेंस इकोसिस्टम है वो आपका ओशियन है। तो अभी तक हमने पढ़ लिया ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, और माइक्रोबीड्स के बारे में पढ़ लिया, और ओशियंस के बारे में पढ़ लिया, और ओशियन कैसे अफेक्ट हो रहा है वो भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, चल अब चलते हैं सीधे ह्यूमन बॉडी के ऊपर और प्लांट्स के ऊपर। तो मैं आपको फिर से लिंक भेजता हूँ, उसको कनेक्ट करना, इसका टाइम पूरा हो गया।